नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके समक्ष पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है के समक्ष बतलाने जा रहा हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि शासन का प्रत्येक कार्य विधि के अनुरूप होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि विधि शासन जिसमें सरकार मनुष्यों के सिद्धांत या विधि के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, बल्कि मनमाने तरीके से सरकार का कार्य नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन के 3 अंग बतलाए गए हैं, जिसमें सुप्रीमेसी ऑफ लॉ अर्थात विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ अर्थात विधि के समक्ष समानता, और तीसरा है विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप हो, ना कि स्रोत के रूप में, अर्थात मानव अधिकार या लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स के रिजल्ट के रूप में विधि होना चाहिए। कुल मिलाकर विधि की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि विधि सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है और विधि के अधीन ही उसे कार्य करना चाहिए। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि आर्थिक या शारीरिक यदि किसी को कोई दंड दिया जाता है तो वह व्यक्ति कानून के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। तृतीय, विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप होंगी, ना कि स्रोत के रूप में। इस प्रकार रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन विधि के अनुरूप होना चाहिए। विधि शासन के संबंध में अन्य मत यह है कि प्रोफेसर वेड ने कहा है कि विधि शासन की मुख्य अवधारणा प्रशासन में मनमानेपन को दूर करती है, अर्थात सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। जब कभी किसी भी अधिकारी को कोई भी विशेष अधिकार विधायिका द्वारा दिए जाते हैं तो उस अधिकारी के को सौंपे गए कार्यों का वह किन अधिकारों के तहत कार्य करेगा, उसकी क्या शक्तियां होंगी, यह निश्चित तौर पर डिस्क्राइब की जानी चाहिए, अन्यथा वह मनमाने ढंग से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। विधि शासन या अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ आयोग की यह अवधारणा है कि विधि शासन का अर्थ यह समझा जाएगा कि राज्य को ऐसे मामले या कार्य करने से रोका जाए जो मनुष्य के अधिकारों पर कुप्रभाव डालते हों। इस बारे में समय समय पर कई रिपोर्टें भी आई हैं, जिसमें प्रशासकीय शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त उपचारों की व्यवस्था की गई है। विधि शासन केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कार्यकारिणी द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाए। एक स्वतंत्र समाज के लिए विधि शासन के अधीन एक स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वच्छंद कानून का होना आवश्यक रहता है। इन नियमों का महत्व अविकसित राष्ट्रों के लिए रूल ऑफ लॉ के रूप में बहुत आवश्यक है, और संविधान के अधिकारों का उल्लेख कर देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके वैधानिक अधिकार उपलब्ध हो जाएंगे। जब तक कि व्यक्तियों को कोई भी राज्य जहां राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है, कार्यकारिणी द्वारा न्यायालय के कार्यक्षेत्र में अवांछनीय हस्तक्षेप होता है, विधि शासन के लक्ष्य को वह प्राप्त नहीं कर सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रशासकीय कृत्यों द्वारा अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों को विधि के अनुसार करे और मनमाने ढंग से न करे। देश के कानून का पालन किया जावे, न्यायालय की सर्वोपरिता अर्थात सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और कोर्ट्स स्वीकार की जावे तथा प्रशासकीय कृत्यों का पर्याप्त न्यायिक नियंत्रण हो। यह विधि शासन की आवश्यकता है और मान्यता भी है। विधि शासन या रूल ऑफ लॉ, कभी कभी रूल ऑफ लॉ के संबंध में यह देखा जाता है कि विधि शासन प्रशासनिक विधि के विरोध में होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि जो राज्य के विकास योजना और कल्याणकारी कार्यों के लिए हुई है, प्रशासनिक अधिकारों की वृद्धि भी आवश्यक है। विधि शासन के मार्ग में
अत्यधिक अधिकार जहां प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाते हैं वे मनमाने ढंग से उनका दुरुपयोग करते हैं। कार्यकारिणी अपनी शक्तियों का स्वयं सृजन न करे बल्कि उन्हें किसी विधि के अंतर्गत वह प्राप्त करे और उसी के अनुसार उसका प्रयोग करे। विधि शासन से प्रशासनिक कृत्यों पर न्यायिक नियंत्रण को बल मिलता है। इस प्रकार विधि शासन तथा प्रशासनिक विधि में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का भारतीय संविधान में जो महत्व बताया गया है वह यह है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, अर्थात सर्वोपरि है। संविधान की उद्देशिका में ही विधि शासन के सिद्धांतों का समावेश उल्लेखित किया गया है। हमारे भारत के संविधान में ये बतलाया गया है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, परिस्थिति और अवसर की समानता होगी, भ्रातृत्व होगा, व्यक्तियों की गरिमा को सुरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट या हनन होता है तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तथा भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता है। विधि शब्द के अंतर्गत ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश, उपविधियां, बाईलॉज, नियम, नोटिफिकेशन, उपनियम तथा रूढ़ियों को भी सम्मिलित किया गया है और यह अपेक्षा की गई है कि वे संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल होंगे, अन्यथा संविधान के आर्टिकल 13 के तहत उन्हें शून्य या वैध करार दिया जा सकता है। न्यायाधीश रामास्वामी के अनुसार प्रशासन में व्यक्तिगत कार्यवाही की अति आवश्यकता है और किसी विषय पर शीघ्र निर्णय, निर्देशन और तकनीकी मंत्रणा की आवश्यकता बतलाई गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत सुब्रतो राय सहारा विरुद्ध भारत संघ के प्रकरण में AIR 2014 SC 3241 में यह कहा है कि प्रजातांत्रिक समाज में न्यायपालिका समाज को बचाए रखने के लिए एक नैसर्गिक न्याय के रूप में कार्य करती है और विधि शासन का सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक कंट्री में आधारभूत ढांचा माना गया है। यह ऐसी व्यवस्था है जो समाज को नियंत्रित करने का कार्य करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा है कि शासन विधि का होना चाहिए और सामाजिक न्याय का आधारभूत ढांचा होना चाहिए और वह समाज में व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने का कार्य करे। इस प्रकार न्यायालय को इस सिद्धांत को अपने हित में बचाकर रखना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में विधि शासन या रूल ऑफ लॉ तथा न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक तरीके से हमारे जीवन एवं व्यवसाय को जो प्रभावित करती है। इस प्रकार एक अन्य प्रकरण बिहार राज्य बनाम सोनवती कुमारी के प्रकरण में यह कहा गया कि अनेक तरीके से रूल ऑफ लॉ जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करता है। नागरिकों को उसके कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो इसकी व्यवस्था करता है। विधि शासन के महत्व को बिहार राज्य बनाम सोनावती कुमारी में यह कहा गया है कि प्रत्येक प्राधिकारी जिसमें कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सम्मिलित है, विधिबद्ध तरीके से वह उसे सौंपे गए अधिकार और कानूनों का दायरे में पालन करना आवश्यक होता है। जब कभी राज्य सरकार कानून का पालन करती है, न्यायालय के किसी ऐसे आदेश को क्रियान्वित करती है तो उसके विरुद्ध उसे मानहानि नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे विधि और न्यायालय का यह गौरव प्राप्त मानते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी मान मर्यादा और बढ़ती है। एक कृपाक विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में विधि पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि संविधान में विधि शासन प्रशासन के समस्त विस्तार पर आधारित है। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राजनारायण के मामले में न्यायाधीश मैथ्यू ने कहा था कि केशवानंद भारती के मामले में बहुमत निर्णय के आधार पर विधि शासन प्रजातंत्र के अलावा भारतीय संविधान की मूल रचना का एक भाग है। विधि शासन कानून की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन करता है और सरकार के समस्त कार्य क्षेत्रों को अधिकारों में मनमानेपन को वर्जित करता है। न्याय दृष्टांत MG सिंघालिनी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में भारतीय संविधान
की सारी व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं। विधि शासन में प्रशासित व्यवस्था में जब कभी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधिकार दिए जाते हैं तो उसमें मनमानापन आना आवश्यक है। उनकी सीमितताओं को स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि विधि शासन इस आशय का एक आज्ञात्मक अर्थात मैंडेटरी दायित्व आरोपित करता है कि वह न्यायोचित और युक्तियुक्त और कार्य करें और दुर्भावनापूर्ण तथा अयुक्तियुक्त और मनमाना आचरण न करें। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य प्रकरण सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम ऑन रिकॉर्ड विरुद्ध भारत संघ में यह बतलाया है कि जहां तक प्रशासन के लिए समुचित रूप से अपेक्षित हो विवेकाधिकार का प्रयोग समुचित निर्देशन मानकों और मूल्यों के आधार पर उन्हें करना चाहिए। इस प्रकार सामूहिक बुद्धिमत्ता का निर्णय लिया जाना चाहिए। वहां स्वेच्छाचारिता का और मनमानेपन का आधार नहीं होना चाहिए। विधि शासन के नए क्षितिजों में यह बतलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के परिप्रेक्ष्य में विधि शासन को बहुत अधिक रफ्तार दी गई है। संविधान के आर्टिकल 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन के आधार पर वचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य के प्रकरण में कहा है कि विधि शासन प्रशासन में मनमानेपन को एक्सक्लूड या अपवर्जित करता है। कोई भी कानूनी विधि के शासन के अंतर्गत अनुचित उत्पीड़क और निरंकुशतापूर्ण नहीं होना चाहिए। विधि शासन के लिए आवश्यक तत्व है कानून मनमाना और अयुक्तियुक्त अनरीजनेबल ना हो, न्याय संगत और प्रजातंत्रीय नीति के अनुसार हो और विधि निर्माता जनता के प्रति उस कानून के लिए दायित्वपूर्ण हो। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण कदरा पहाड़िया के मामले में विचाराधीन कैदियों के शीघ्र विचारण के बारे में बतलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जेल के बाहर काम करने के लिए कैदियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार शीला वारसे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में एक पत्र के रूप में PIL को स्वीकार करते हुए असहाय और गरीब व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता दिलाए जाने के प्रावधान किए गए, जिसमें गरीबों को उनके हितों की रक्षा के लिए न्याय और विधि को राज्य शासन द्वारा दिलाए जाने के निर्देश दिए गए। इस प्रकार पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं यूनियन ऑफ इंडिया के एक अन्य प्रकरण में यदि समाज के ये कहा गया कि यदि समाज के इन कमजोर दुखी शोषित वर्गों को कानून का संरक्षण नहीं दिया गया तो इससे हैव और हैवॉक्स अर्थात गरीब और अमीर के बीच की पटाई को दूर नहीं किया जा सकता है। विधि शासन समाज के सभी वर्गों को विशेषकर गरीब शोषित पिछड़े अन्य वर्गों को उचित उपचार समय से मिले, यही विधि शासन का अर्थ है। विधि शासन का विस्तार उच्चतम न्यायालय द्वारा जेल प्रशासन आदि तथा अन्य कई महत्वपूर्ण जनहित के प्रकरणों में किया गया है। कोई भी व्यक्ति समाज में हो या जेल में हो या पुलिस अभिरक्षा में हो अथवा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो, उसे बेड़ी डालकर न्यायालय में नहीं लाया जाए। विधि शासन पर अर्थात रूल ऑफ लॉ अर्थात शासन पर यह दायित्व विभिन्न प्रकरणों में दिए गए न्याय दृष्टांतों के आधार पर कई गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें विधि शासन का दायरा जीवन के सभी क्षेत्रों और स्थानों में को प्रभावित करते हुए उल्लेखित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भीम सिंह विरुद्ध जम्मू कश्मीर राज्य के प्रकरण में यह कहा गया है कि एक MLA को जो कि विधानसभा का सदस्य था, दुराशय और विद्वेषपूर्ण ढंग से उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और कैद में रखा गया। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग न ले सके। न्यायालय ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन माना और इस बात की सिफारिश की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल्यवान अधिकार के अपहरण किए जाने के एवज में राज्य को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति उसे प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार विधि शासन हमारे संविधान का एक अंतरंग भाग है। राज्य के अधिकारियों को इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और विधि शासन की विचारधारा में इस प्रकार समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक नए मोड़ अर्थात कई न्याय दृष्टांतों में ये विधिक व्यवस्था दी है कि रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन हो, जो कि मनमानेपन का प्रशासन के सभी क्षेत्रों में न्याय निष्पक्षता और ऋजुता पर जोर दिया है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन के विरुद्ध उचित न्यायिक उपचार उपलब्ध होता रहे तथा उसके अधिकारों की रक्षा हो। प्रशासन के फलस्वरूप वह विधि शासन के भिन्न अंग बन जाए। किसी भी प्रकार
से पुष्ट शासन व्यवस्था में जन कल्याण के रूप में विधि शासन का अर्थात रूल ऑफ लॉ का यह महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। जबकि डायसी के अनुसार यह कहा गया था कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात फ्रांस में नागरिकों और सरकार के बीच वादों का निराकरण करने के लिए अलग अलग न्यायालय थे, जबकि इंग्लैंड में कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं थी जहां प्रशासन और नागरिकों के बीच का विवाद सामान्य न्यायालय द्वारा ही किया जाता था। इस प्रकार रूल ऑफ लॉ का मुख्य तौर पर अर्थ यह है कि जो भी कार्य हो वो शासन का वो विधि के अनुरूप हो और सरकार मनुष्यों के सिद्धांत पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित होकर हर व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराए। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 141 में यह कहा गया है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एपेक्स कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं वो सभी न्यायालयों पर तथा सरकार पर तथा अन्य एग्जीक्यूटिव अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पर लागू होते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।